आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने रिटेल में क्या हो सकता है और कितना कपड़ा काम किया जा सकता है एक मापदंड स्थापित किया है। बिहार में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो इनको नाम से नहीं जानता होगा। एक कंपनी का नाम है NS नागरमल शिव नारायण। आज हम उनका बहुत हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। हमारे बीच में कमल भैया पधारे हैं, सब लोग उनका हार्दिक स्वागत करें। कमल भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज हमारे इस प्रोग्राम के बीच में आप आए हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, एक बहुत छोटे से टाइम के अंदर ये आज के करीब 25 साल पहले, 25 साल हो गए भैया जब शुरू हुआ था नस, नहीं वो पुराना नहीं, जो आपने ट्रेड का मॉडर्न चेंज किया, स्टाइल 25 साल पहले चेंज किया था। और हार्डली उस टाइम उनकी शॉप की सेल होगी 2 से 3 करोड़ रुपया। लास्ट ईयर उन्होंने 995 करोड़ रुपए में क्लोज किया सेल। इस साल 1250 करोड़ रुपया खाली रिटेल की सेल की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। आप सोच सकते हो कि उनका विजन कितना बड़ा होगा और कितना बड़ा काम कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि इनसे हम वो गुर पूछे और गुरु इनसे समझे कि चलो मैं उतना नहीं तो मैं है उसको डबल कैसे कर सकता हूँ या 4 गुना कैसे कर सकता हूँ। ये प्रोग्राम पहले से कोई ऑर्गेनाइज नहीं था, इनका आना भी पहले कोई डिसाइड नहीं था कि आज ये रहेंगे या कल रहेंगे। इन्होंने बोला एक दिन आऊँगा जरूर मैं, लेकिन कौन से दिन आऊँगा, मेरा प्रोग्राम बहुत टाइट रहता है। ये महीने में खास बात इनकी है कि ये स्टोर पे एक भी दिन नहीं जाते मतलब 5-7 दिन जाते हैं। इनके 5 शहरों में 11 स्टोर है और 3 लाख स्क्वायर फीट का इनका शोरूम है, जो 600 स्क्वायर फीट से शुरू हुआ था, जो आज 3 लाख स्क्वायर फीट में इनके शोरूम से, और 8 आदमी से शुरू हुआ था। 3000 आदमी क्या काम करते हैं, 3000 आदमी की भी टीम है। तो ये स्टोर में कम रहते हैं। इन्होंने सिस्टम इस्टेब्लिश किया है। ये 20 दिन 20 डेज महीने में खाली उन घरों में माल उनकी फीलिंग करने के लिए इनको बाहर रहना पड़ता है। आज हम इनसे कुछ समझना चाहते हैं कि हमारे व्यापारी बंधु जो हमारे दोस्त हैं वो आए हैं, वो इनसे समझे कि क्या इन्होंने गुर अपनाया, क्या चीज़ उन्होंने अपने यहाँ डेवलप की, तो हम हमारे जीवन में उतार सके और उसको हम लोग आगे ले आ सके। ये हमारा आज का इस मीटिंग का और इस प्रोग्राम का लक्ष्य है। थैंक यू आलोक कमल भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम चाहते हैं कि आप हमारा सबका मार्गदर्शन करें, हम लोग कुछ आगे बढ़ें। दोस्तों नमस्कार, मैं कमल बिरिया नागरमल शिव नारायण आरा से। आरा बिहार का एक छोटा शहर, आबादी करीब 3 लाख। हाँ, बिजनेस का साइज़ अच्छा हो गया है धीरे धीरे काम करते करते। और आरा, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और जमशेदपुर, इन 5 शहरों में अपने टोटल कुल 11 स्टोर हैं। जब हम लोगों ने ये व्यापार हैंडओवर लिया था अपने गार्जियन से, तो हमारे पास कुल 600 स्क्वायर फीट की जगह थी, जो आज कुल मिला के सब दुकान जोड़ के करीब 3 लाख स्क्वायर फीट की टोटल एरिया है। तो ये एरिया एक दिन में तो बना नहीं, बिजनेस एक दिन में डेवलप हुआ नहीं। ये मतलब सतत प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के तहत धीरे धीरे काम करके हम लोगों ने यहाँ सीखा, और जो सीखा उसको इम्प्लीमेंट किया और आगे बढ़ा। हम लोग हमेशा ध्यान रखते थे जो भी अपने मित्र हैं जो अच्छा कर रहे हैं मार्केट में, इंडस्ट्री में, उनके पास जाएं, उनसे मिले, वो देखें वो क्या अच्छा कर रहे हैं, और जो वो अच्छा कर रहे हैं उसमें हम क्या चीज़ है जो हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और व्यापार में ला सकते हैं। तो व्यापार के अंदर में मैंने जो अपने लाइफ में ऑब्जर्व किया, कई चीज़ें हैं जो हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहला रेंज। आज मार्केट में बहुत सी चीज़ें अवेलेबल है, तो कस्टमर मेरा क्या चाहता है ये हम समझें। टू नो आवर कस्टमर वेरी वेल। जितना अच्छा हम अपने ग्राहक, अपने एरिया, अपने मार्केट के टेस्ट को समझेंगे, उतना बढ़िया वैरायटी रख पाएंगे और फीडिंग पे खास ध्यान देंगे। मतलब अगर रेंज टूटा तो कस्टमर टूटा। आज कोई कस्टमर मेरे यहाँ आता है, मान लीजिए ब्लैक कलर की शूटिंग लेने, ब्लैक कलर की शूटिंग में उसको 5 कपड़े चाहिए। अगर 3 महीने दिखाया, चौथा उसको अगर वो पर्टिकुलर SNZ कपड़ा मांग रहा नहीं है तो कस्टमर चला जाएगा। और एक बार वो दूसरी जगह जाएगा तो उसका पैर वहाँ खुलेगा। तो कस्टमर का पैर दूसरी जगह न खुले, वो जब भी उसको फुल वैरायटी मिले उसका ध्यान रखा जाए। दूसरा, कस्टमर को कॉन्फिडेंस देना, मतलब इतना कॉन्फिडेंस दो कि उसको लगे कि तो मेरे बाप की दुकान है, मतलब वो इतना फ्री हो जाए आपके साथ। हेलो, ये मैं करीब 4 महीने पहले इनके यहाँ जाने का मेरे को बहुत अवसर मिला, आरा गया था मैं।
तो मैं ऐसी क्या खास बात आपके दुकान की लाइन लगी रहती है। तो ये स्लोगन मैंने वहाँ समझा कि बोले हमारे यहाँ कस्टमर जब आता है तो उसको लगता है कि मेरे बाप की दुकान है। मैंने कहा यार कमाल है, उनको कस्टमर को ऐसा फील देते हैं ये लोग, जो रियली मतलब उस दिन से मेरे दिमाग में छा गया कि कस्टमर को यदि आप हो तो हम हैं। जो भी आज हमारे यहाँ बैठे हैं, हमारा मानना है कि यदि आप हो तो हम हैं। तो ये भैया बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ जाके ये चीज़ को। तो हम लोग का मानना ये है कि जो ग्राहक है वही अपना भगवान है, और हो सकता है कहीं कहीं कस्टमर 2-4-5% लोग उसका मिसयूज करें, पर 97-98% में आपको फायदा ही मिलेगा। तो वो कॉन्फिडेंस अगर आप अपने ग्राहकों के बीच में जगह पाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो कस्टमर की क्या कभी कभी छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, एक्सचेंज को लेके, रिटर्न को लेके, कंप्लेन को लेके, आप बड़े पर्सपेक्ट में देखेंगे तो वो बहुत छोटा वॉल्यूम होता है, उस पर अपना मार्जिन में कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अगर अपने वो कस्टमर के सर्विस में ध्यान दें तो ये सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कस्टमर का अगर कॉन्फिडेंस हम जीत पाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है बिजनेस के लिए। तो ये हम लोग करते हैं, और ऐसा करने से मेरे को लगता है कि मेरा बिजनेस काफ़ी अच्छा ग्रो होगा। तो कस्टमर का कॉन्फिडेंस हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, रेंज बहुत अच्छी जरूरी है। देखिए, रेट इज ए फैक्टर बट नॉट डिसाइडिंग फैक्टर। रेंज, क्रिएशन और सर्विस ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब कस्टमर, फ्रैंकली स्पीकिंग, कस्टमर को पता नहीं किसका क्या दाम है। कपड़ा छू के तो आज तक कोई बता नहीं सका क्या करेगा कपड़ा है, लेकिन आपका व्यवहार बढ़िया है, सर्विस अच्छी है और प्राइस जेन्युइन होना चाहिए। मतलब आप मार्केट से आउट ऑफ द बॉक्स ना लगे, प्राइस जेन्युइन हो तो बढ़िया रहेगा। फिर नई नई तकनीक मार्केट में आप उतर रहे हैं तो नई तकनीकों का होना बहुत ज़रूरी है। डेटा पे काम करो, सॉफ्टवेयर पे काम करो। अगर हम नई तकनीक नहीं लाएंगे तो नई जनरेशन नहीं आएगी। आज आप कर ले रहे हो, आप गल्ला में बैठ रहे हो, कर रहे हो, आपका बच्चा नहीं आएगा, उसको नया काम करने का तरीका चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मेरी नई जनरेशन मेरे व्यापार से जुड़े तो व्यापार में आपको कुछ नया करना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, सोशल मीडिया का यूज़ करना पड़ेगा कस्टमर को जोड़ने के लिए। तो बहुत कुछ है जो हम लोग कर सकते हैं इसमें नई जनरेशन को लाने के लिए। एक नई तकनीक के बारे में, जैसे ये तो दुकान पे रहते नहीं है, इनको तो महीने में 20 दिन बाहर रहना पड़ता है कि 1100 करोड़ की सेल करनी है तो डिस्प्ले मतलब फीडिंग भी पूरी करनी पड़ेगी। तो तरीका क्या है? तो इनके पास पूरी इतनी डाटा रिपोर्ट रहती है इनके पास। जब भी आते हैं परचेजिंग के लिए तो इनके पास कौन से कलर में कौन से सप्लायर का क्या माल बिका है, इनके जो टीम के आदमी रहते हैं पूरे डाटा लेके आते हैं कि क्या इनके यहाँ से क्या इन चीज़ को वो वापस पिकअप करें ताकि इनको फीडिंग करें। जो उन्होंने पहला ही वर्ड बोला ना, रेंज वाला वर्ड, तो रेंज के साथ में तकनीक भी साथ में होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप कितना पता लगाओ कि गोडाउन में क्या पड़ा है, स्टॉक में क्या पड़ा है, क्या बिका है, कौन सा कलर बिका है, कौन सी क्या रेंज का माल बिका है, कि 500 का बिका कि 5000 का बिका। तो जो भैया कह रहे हैं ना, ये रेंज के ऊपर भी बहुत स्पेशल ध्यान देना चाहिए। डेटा के बिना आप कैसे पता करोगे? जैसे मैं अब आरा में बैठा हूँ, मेरी भागलपुर दुकान में लाल रंग की कल साड़ी बिकी तो कस्टमर को लाल रंग का है तो फिटिंग चाहिए। आज आपके पास इतनी लंबी चौड़ी रेंज है, इतनी वैरायटी है मार्केट में, जो बेचा वही आपको रखना है, जो बिक गया उसकी रिफिलिंग करनी है। तो कैसे पता चलेगा? बिना डेटा के पता नहीं चलेगा। बिना डेटा कहाँ से आएगा? टेक्नोलॉजी से आएगा। तो जब तक आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करोगे, आपकी नई जनरेशन भी नहीं आएगी। तो उसके लिए आपको गल्ला छोड़ के बाहर आना पड़ेगा। गल्ला छोड़ के बाहर आओगे, टेक्नोलॉजी पे फोकस करोगे, काम करोगे, तो ही ये पॉसिबल हो पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें करने के लिए। सोशल मीडिया का यूज़ कीजिए कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। भैया, जो रेडीमेड से जो कंपटीशन आ रहा है हम लोग को पर्टिकुलर काउंटर के लिए, उस कंपटीशन को कैसे कम्पीट किया जाए? जहाँ तक आपने कहा था कि टेलरिंग का कुछ ऐसा सेटअप किया जाए। देखिए, ये तो सच है कि रेडीमेड से कंपटीशन आ रहा है, इसको आप बदल नहीं सकते, पर इसके अंदर भी एक अपॉर्चुनिटी है। पहले आपके शहर में 40 काउंटर, 10 काउंटर, 20 काउंटर थे जो फैब्रिक बेचते थे। आज 3 काउंटर, 5 काउंटर रह गए। तो आपके पास भी अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है। सेलर कम हो गए अगर बायर कम हो गए तो। प्लस अगर आप सर्विस के रूप में टेलरिंग देते हो तो टेलरिंग बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। मतलब जनरली लोगों के पास टाइम कम होता है, एक बार कपड़ा आपके यहाँ लेंगे, टेलरिंग कराने दूसरे यहाँ जाएंगे, फिर डिलीवरी लेने उसके पास जाएंगे। टेलर पे कई बार कॉन्फिडेंस नहीं होता है, दुकानदार पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। तो अगर आपके पास टेलरिंग की फैसिलिटी होगी तो आपका मल्टीप्लाई ग्रोथ होगा फैब्रिक डिवीज़न में, और नए नए फैशन आप क्रिएट कर पाएंगे। जनरली टेलर जो होता है वो फैशन क्रिएट नहीं कर पाता है,
फोकस नहीं कर पाता। पर आप फैशन क्रिएट कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो, वीएम कर सकते हो और डिस्प्ले से प्रोडक्ट बिकता है। अगर कस्टमर आया, उसको पता चला ये कपड़ा कुर्ते का है, तो कुर्ते में भी 100 पैटर्न हो सकते हैं, शॉर्ट पैटर्न, लॉन्ग पैटर्न, मिक्स एंड मैच, कलर मैचिंग, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। तो जब टेलर रहेगा तो वो उसको एडवाइस भी करेगा और काम करेगा, और जैसे वो बोलेगा कस्टमर तुरंत माल कटवा लेगा, तो इससे भी सेल बढ़ती है। भैया इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं खुद हूँ। 2018 के पहले मैं खाली कलर प्लस के कपड़े लेके आता था और रेडीमेड के कपड़े लेके आता था, और उसके बाद मेरे को अच्छी दुकान मिली दिल्ली की। मैंने कहा भैया आपके कपड़े तो पसंद है, लेकिन टेलरिंग वाला काम मेरे को नहीं पहुँचाएगा, मैं कहाँ इसको लेके जाऊँ। उन्होंने बोले भैया आप कुछ मत कीजिए, खाली एक बार मैं उनकी दुकान पे गया था, उन्होंने मेरे को अच्छा एक टेलर से मिलाया। आज तक 2018 से 2026 हो गया, 8 साल के अंदर मैं तो टेलर की दुकान पे गया हूँ, मेरा वही कपड़ा फिटिंग होता है, मेरा कपड़ा वहाँ से पसंद होता है, वहाँ जाता है और वहाँ से मेरा कपड़ा सिल के आ जाता है। तो एक बार आपने उसका कोई पर्टिकुलर आई कोड कर दिया कोई भी कस्टमर का, और वो नंबर आपके टेलर के पास माप पूरा बैठ गया, तो कस्टमर को दिया वो कुछ से कुछ बहुत चेंजेज आया तो अलग बात है। अदरवाइज मैं नहीं समझता हूँ कि कस्टमर को कोई दिक्कत हो। देखिए आजकल मॉल क्यों खुले हैं, कस्टमर को कंफर्ट चाहिए। जितना आप कंफर्ट कस्टमर को दे सकते हो, वो टेलरिंग के मार्फत से हो, चाहे डिजाइनिंग के मार्फत से हो, चाहे जो भैया जो रेंज बता रहे उसके मार्फत से, यदि ये चीज़ आप किसी भी एक टेलर से सेटअप कर लो, उसकी खुद की दुकान की टेलरिंग नहीं है, तो उन्होंने एक अच्छे टेलर से मुझे सेटअप कराया और वो आज तक वही सेटअप चल रहा है। जब भी बोलता हूँ वहाँ से कुछ सैंपल आते मैं उनको सिलेक्ट करके भेजता हूँ और वो दुकान से वहाँ कपड़े बन के आ जाते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी रेडीमेड की फिटिंग टेलर मेड फिटिंग से बढ़िया नहीं हो सकती। जो चीज़ आपके हिसाब से बनेगा वो ऑलवेज बेहतर बनेगा। तो एक अपॉर्चुनिटी वहाँ पे बहुत बड़ी है। ये भैया मेरा ऐसे ही था, मैं जब भी सूट पहनता था तो मेरा क्या थोड़ा गला थोड़ा जो जनरल शर्ट होता है उससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो मैं कभी सूट पहन ही नहीं सकता था, टाई लगाना तो पॉसिबल ही नहीं था। तो ये चीज़ मैंने देखा किसी का कोई पार्ट बॉडी का पार्ट शर्ट में पर्टिकुलर को जहाँ नीटिंग का विषय आता है वहाँ कोई जरूरत नहीं होती, क्यों नीटिंग अपने आप इलास्टिसिटी होती है, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं। आप टी शर्ट पहनते हो तो कोई आज तक रेडीमेड बन भी टेलरिंग हो भी नहीं रही है। जहाँ कुर्ता बनाना है, शर्ट बनाना है, तो ये बात हमको ग्राहक को समझाना भी पड़ेगा। एक बार आपने उसको कंफर्ट दे दिया वो टेलरिंग वाला, तो उसके बाद में वो कभी जिंदगी में वापस रेडीमेड की तरफ जाना पसंद भी नहीं करेगा। इसके बाद मेरा जो हमेशा फोकस रहा है, बिलीव रहा है कि इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर आप बिजनेस से सिर्फ पैसा निकालोगे और बिजनेस में नया फंड नहीं डालोगे तो बिजनेस कैसे ग्रो करेगा भाई। 100 रुपये के हिसाब से रिटर्न 100 रुपये का आएगा। इस बार 20 रुपये कमाया तो फिर 20 में से 10 डालोगे तो फिर 110 के हिसाब से रिटर्न आएगा। तो जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका मार्केट में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगी, पेमेंट बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, परचेजिंग अच्छी होगी, सब कुछ बढ़िया होगा। तो बिजनेस के ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। आपने क्या करते हैं, धंधा से कमाया, प्रॉपर्टी में लगाया, तो प्रॉपर्टी जो खरीदी वो प्रॉपर्टी क्यों नहीं खरीदी जिसमें बिजनेस कर सके। प्रॉपर्टी भी बढ़ रही है, बिजनेस भी बढ़ रहा है, ठीक है। भैया का ये कहना है कि पहले 600 स्क्वायर फीट की दुकान थी, अब पैसा कमाया, प्रॉपर्टी भी लेनी है, तो दुकान 600 फीट की, दुकान को 1200 फीट की कर दूं तो मेरी प्रॉपर्टी भी बढ़ गई, मेरा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट भी हो गया और मेरी शोरूम की साइज बढ़ गई, तो मैं रेंज भी ज़्यादा रख सकता हूँ, मेरी गुडविल भी बढ़ेगी शोरूम मतलब अपने समाज के अंदर, व्यापार के अंदर। तो मेरा इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट हो गया और उसी व्यापार में करने से ऐसे खाली प्रॉपर्टी कमा रही थी, इसे प्रॉपर्टी के साथ जो व्यापार मिल के जो पैसा कमाया जाएगा वो डबल कमाया जाएगा और प्लस प्रतिष्ठा उसकी अलग मिलती है, उसका तो कोई अपन काउंट ही नहीं कर सकते। आदमी दो चीज़ के लिए काम करता है, या तो प्रतिष्ठा के लिए या पैसे के लिए, तो उससे जो प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी वो अलग लेवल पे बढ़ेगी। 600 स्क्वायर फीट की दुकान में ये बिजनेस तो हो नहीं सकता, उसके लिए तो 3 लाख स्क्वायर फीट चाहिए ना सर, एक दिन में 3 लाख बनेगा नहीं। तो आप अपना इन्वेस्टमेंट अपने पर लगाओ, रादर देन दूसरे पर लगाओ, तो वो आपको बिजनेस में ग्रोथ भी देगा। प्रॉपर्टी भी है तो वो भी इन्हांस हो रही है और बिजनेस बढ़ रहा है। बिजनेस बनने से प्रॉफिट फिर बढ़ रही है, फिर इन्वेस्ट करो, फिर प्रॉफिट भी बढ़ेगी, आपका मान भी बढ़ेगा, बिजनेस भी बढ़ेगा। टेक्नोलॉजी के लिए जो इनका कहना था ना, जितना जितना आप टेक्नोलॉजी यूज करोगे आप, अब बस डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है और आप ऐसा सिस्टम बनाओ कि ऐसा है कि आपकी दुकान में बैठने से आपका माल बिकेगा या चोरी नहीं होगा। ऐसा होता है कि गले में मेरे को बैठना पड़ेगा, तो भैया आपका बेटा आगे नहीं बैठने वाला है। आपके बेटे को, नेक्स्ट जनरेशन को आपको लाना है, तो उसको आज के समाज में जो हमारे बच्चे आगे जाना चाहते हैं और वो जो MBA बनना चाहते हैं और वो दूसरी जगह नौकरी करेंगे, तो उसका मतलब क्या है
जो दूसरे इनको जो सर्विस पे रखेंगे तो उनका पैसा, उनका खर्चा भी निकालेंगे और अपना खुद कमाई करेंगे, तो कोई सर्विस पे रख पाएगा ना। तो मेरा सोच इतना बड़ा क्यों नहीं कि मेरा बेटा मेरा काम कितना बड़ा कर सकता है, तो हम उसकी कितनी सुने और कितना फ्रीडम दे उसको, कितनी स्पेस दे रहे उसको। आप सोचो कि साहब वो केस लेके आएगा तो हम दुकान करेंगे। ये तो एक भाई बैठे यहाँ पे और वो भी आरा नहीं रहते, 11 जगह 11 शोरूम चल रहे हैं। अब बताइए, जॉब में ग्रोथ की एक लिमिट है, कितना ग्रो करोगे? ये जाके दुकान खोलेंगे, दुकान बंद करके आएंगे तो कहाँ से दुकान खुलेगी बताइए। आज 600 स्क्वायर फीट 3 लाख हो गया है, कल 6 लाख भी होगा, तो इतना साइज बढ़ा कैसे बढ़ा? टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट, वर्किंग टीम। इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे का नहीं होता, इन्वेस्टमेंट टीम का भी होता है। टीम पे इन्वेस्ट कीजिए, लोगों पे इन्वेस्ट कीजिए, अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़िए, बिजनेस हमेशा बढ़ेगा। भैया लोग देखिए अच्छे होते नहीं, अच्छे बनाने पड़ते। हाँ, हमने एक चीज समझी है, 2 चीज की कीमत होती है, एक टैलेंट की कीमत होती है, एक ट्रस्ट की कीमत होती है। एक टैलेंट और एक ट्रस्ट। जो ट्रस्टेड आदमी हो सकता है उसमें टैलेंट नहीं है, तो हम कोशिश करें उस ट्रस्टेड आदमी को टैलेंटेड बनाया जाए। यदि मेरे पास टैलेंटेड आदमी है तो उसको मैं अपना ट्रस्टेड कैसे बना सकता हूं? आखिर उसके बाद बैठ के हम लोग उससे डिस्कस करेंगे, भैया तेरा जीवन का क्या लक्ष्य है, तो कहीं भी जाएगा काम तो जरूर करना पड़ेगा। यदि उसकी सोच ही नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, माँ पिता भी नहीं कर सकते, उसको स्कूल का टीचर भी नहीं कर पाया तो वो भी नहीं कर पाया, उसको बैक बेंचर ही बनना है तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन हम उसको बैठाएंगे, साथ में डिस्कस करेंगे तो निश्चित रूप से वो फ्रंट बेंचर भी बन सकता है और हमारा साथी बन सकता है। उसको भी लगेगा यार मेरे ये जो सर है या मेरे बॉस है या मेरे जो भी उसको नाम दीजिए, वो कितना मेरे बारे में सोचते। हमारे पिताजी ने एक बात हमको बहुत अच्छे से समझाई थी कि बेटा किसी को तू 5,000 रुपये दे देगा ना वो बड़ी बात नहीं है, तू किसी को 5,000 रुपये कमाना सिखा देगा ना तो मैं समझूंगा बेटा मेरा तूने अच्छा काम किया। तो आपकी अपने साथ में पहले खुद के लिए काम कीजिए और फिर अपनी जो टीम है ना उनके साथ ही काम जरूर कीजिए कि उनको आप बताओ कितना ग्रूम कर सकते हैं। हमारी आज इस मीटिंग का मेन पर्पज यही था, आपको सबको अपने डिस्टर्ब करके आप सब अपने काम में लगे हुए थे, या तो आप घूम के आते या आप काम कर रहे होते तो उसमें अब कल का आधा घंटा आपको एक्स्ट्रा मिलता घूमने के लिए, तो हमने आपका टाइम डिस्टर्ब किया। इसके लिए मैं आपसे बहुत मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन हमको अच्छा लगा क्योंकि आज हमारे बीच में कमल भैया थे, तो हमने कहा कि साक्षात देखो प्रमाण को कोई वो जरूरत नहीं पड़ती, जब साक्षात प्रमाण है तो मानना पड़ेगा और ये मेरे कहने से नहीं होगा। यदि कोई भी आदमी कनेक्टेड बिहार में है तो खाली एनएस के लिए पूछेगा ना तो दैट इज अ प्रमाण। और किसी को कुछ कहना है, कुछ बोलना है तो हम चाहते हैं कि हमारा स्वागत है। हम पिंगा जी आप तो कुछ बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, और किसी भाई को कुछ बोलना है तो यहाँ पर आना सफल हो गया, 100 बार की एक बात। नहीं भैया देखो आप आए हैं तो प्रोग्राम सफल हुआ है, आपके बिना ये प्रोग्राम तो कभी सफल हो ही नहीं सकता ना। और एक बात और है, जैसे आपने बताया समझाया वैसे आपने भी बताया समझाया, आप पीछे नहीं है, 21 नहीं 19 नहीं, आप 21 ही है। अरे नहीं भैया हम रिफ्लेक्शन है। देखो आप सब सूरज हो, हम चांद है, और आपकी सूरज की जो रोशनी हमको मिलती है ना इसके लिए हम चमक आती है। 5,000 लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप लोग ग्रोथ करेंगे ना साहब, तो मेरी बात है कि यदि मेरा डीलर मेरा व्यापारी शोरूम वाला ग्रोथ करेगा तो मेरा डीलर ग्रोथ करेगा, मेरा डीलर ग्रोथ करेगा तो मैं कंपनी, नहीं तो मेरी कोई दूसरी भाई मेरी कंपनी निश्चित रूप से ग्रोथ करेगी। कोई अल्टीमेट देखिए अभी क्या है, कोई समय था कि आदमी 100 रुपया खर्च करने की सोचता था, अभी बच्चों की सोच ही खत्म हो गई साहब। आप उनको कुछ पूछ ही नहीं सकते हो कि कितना खर्चा करके आए, तो वही हमारी स्ट्रेंथ भी बनी है ना। आज कपड़े में जो सेल आई है वो कहाँ से आई है साहब? हम लोग छोटे थे तो हमारी खुद की साल की कंजम्पशन 12 मीटर नहीं थी, आज कितना कंजम्पशन हो गया, साल में 4 ड्रेस मिलती थी। अब तो हर इवेंट के लिए अलग ड्रेस है, सुबह की अलग ड्रेस है, शाम की अलग ड्रेस है। इस अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग, ये हमको देखना पड़ेगा। हम ताकत को यूज नहीं करते तो हमारी कमी है। आज सोशल मीडिया के टाइम में पहले लोग कहते हैं लेडीज एक ड्रेस को रिपीट नहीं करती, जेंट्स के साथ भी सेम कहानी है। आप एक शादी का सूट 50 बार पहनते थे, पर क्या शादी का कुर्ता 2 बार पहनोगे? नहीं पहनोगे। शेरवानी नहीं पहनोगे, इंडो नहीं पहनोगे, बंडी नहीं पहनोगे। क्योंकि क्यों नहीं पहनोगे? वो सोशल मीडिया में जा चुका है, सब ने देख लिया। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए,
मतलब जब आएगा कस्टमर कुछ लेके जाएगा, तो उसको बुलाना है, थोड़ा सोशल मीडिया में उसको तंग करो, बार बार इंस्टाग्राम में वीडियो डालो, नहीं कचरा नहीं लगता, वो चीज उसको पसंद आती है। सोशल मीडिया पे लगे कि बहुत ज्यादा लगा रहा है। हाँ, लेकिन फिर भी पसंद आती है। आज अपना 2 घंटा आप देते हो ना, तो वो भी तो दे रहा है, तो वो कुछ भी देख रहा है, आप ही को देखे कम से कम याद तो करेगा। बोलेगा कि बहुत सारा वीडियो लगा रहे हो, इतना लगा रहे हो कि हम, पर उसको पसंद आ रहा है। ये तो ब्लॉक कर देगा आपको। नहीं, ये तो चॉइस उसकी है ना भैया। उसको मैंने बोला कि अगर नहीं पसंद है तो ब्लॉक कर दो ना। आप जब 10 आइटम दिखाओगे, 2 आइटम उसको पसंद आएगा, वो लेने शुरू में तो आएगा। कहीं नहीं पसंद होता है, कहीं बहुत पसंद होता है। नहीं, आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको दिक्कत है। सोशल मीडिया में तो देखो, जिसको चॉइस है वो देख सकते ना, नहीं देखना मत देखो ना। सोशल मीडिया में तो ऐसा नहीं आपको हर चीज मेरी देखनी पड़ेगी। दिस इज नॉट, मैं बाइंडिंग नहीं हूँ ना। स्क्रॉल कर देगा, चॉइस ब्लॉक कर देगा, बहुत ऑप्शन है इसके पास। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नहीं इन्फ्लुएंस होते हैं, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। वैसे दोस्तों, कैसा लगा आपको ये शो? पहले मुझे ये बताएं आप लोग सबको, मज़ा आया? मैं तो सोचा था कि ये प्रोग्राम थोड़ा सा करूंगा फिर यहाँ से निकल लूंगा, लेकिन जब इनकी शुरुआत हुई तो मैं खुद यहाँ कुर्सी लेके बैठ गया। मुझे भी आपके सर जो स्वर्ण अक्षर मिले, जो वर्ड्स ऑफ विजडम मिले, बहुत ही कमाल के थे। बड़ी चीज क्या है ना कि हमारे गुरु बिल्कुल सर, एक आइडल है। बिल्कुल बिल्कुल है। हर समय के हम लोग हो सकता है इनके गुरु गुणवत्ता हम लोग के अंदर आ गए। मैं सिर्फ यही समझता हूँ कि आज के आधे घंटे के सेशन से अगर हम एक चीज़ भी कुछ लेकर जाएंगे और उसे अपनी ज़िंदगी में, अपने बिजनेस में, व्यापार में अगर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है स्वाभाविक रूप से वो बहुत बड़ा एक परिवर्तन लेकर आएगा। और दोस्तों, इसी बीच मैं चाहूँगा, अगर आप में से किसी का भी कोई सवाल है जो आप कमल भैया या रमेश भैया से करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक मौका है। ज़्यादा नहीं, हम 1 या 2 सवाल ले सकते हैं क्योंकि समय की अपनी सीमा है। अगर आप कुछ भी कोई पूछना चाहता है तो ज़रा हाथ उठा ले, तो मैं माइक उनके पास में लेकर आ सकता हूँ। कोई भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है व्यापार को लेके, कुछ भी। सर, आप पूछना चाहते हैं? बिल्कुल। अपने बड़े भाई को दिल से नमस्कार करता हूँ। और मेरा ये सवाल है, जब कस्टमर वापसी लेके आता है उस समय क्या किया जाए? जब कस्टमर वापसी लेके आता है तो उसको उतना सतर्क कि जब वो कपड़ा लेने आता है उससे ज़्यादा, जब वो कपड़ा लेने आता है तो जितना आप उसका सत्कार करते हो, तो जब वो वापसी लेके आता है उससे ज़्यादा उसका सत्कार करो। क्या बात, क्या बात। उससे भी ज़्यादा, समय उससे ज्यादा फोकस किया जाए। बिल्कुल उसका उतना सत्कार करो। अगर वो चाहता है पैसा रिटर्न, तो कैश भी रिटर्न कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस नहीं होगा उसमें। आप 200 रुपये और कस्टमर में किसको कितनी मानोगे ज़्यादा? 20,000 रुपये और एक कस्टमर, कौन ज़्यादा कीमती है? कस्टमर। तो 20,000 का रिटर्न तो नहीं लाया है, और वो लाया वो बिक जाएगा। नहीं बिकता, तो भी कोई बात नहीं, लॉट में बिकता है वो। तो भी कोई बात नहीं, लॉट में बेच दो। नहीं बिकता, गरीब को दान दे दो, कोई बात नहीं। कस्टमर तो आपका बना। कस्टमर को नहीं खोना। भाई, कस्टमर खोया तो क्या पाया? बात है कि 20,000 का पहली बात तो सामान आता नहीं। पहली बात तो उनसे बैठ के समझना पड़ेगा कि कहाँ गलती रही है। क्योंकि गलती हमने समझी ना, तो निश्चित रूप से हमको आगे को सीखने को मिलेगा कि कहाँ गलती रही है इसमें। एक बार एक्सेप्ट हो जाता है तो आदत भी बन जाती है उसकी। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। बैड हैबिट्स। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है, आज फिर बता रहे हैं आपको। मान लिया बैड हैबिट बन गई, वो 10 बार ले जाता है, 8 बार बदलता है। नहीं, 8 बार तो नहीं, 10 बार ले जाता है, 8 बार बदलता है। मैं 8 बार कर रहा हूँ, 2 बार करो, फिर भी 2 बार तो रखता है ना। हाँ 2 बार रखता है। तो उसमें भी तो कुछ दे के जाता है, लेके तो कुछ नहीं जाता। देखिए दोस्तों, मुझे लग रहा है अच्छा, कि 100 में से कितने लोग होंगे? कितने लोगों को? तो बाकी 99 को क्यों नाराज करना है? नहीं, एक के लिए नहीं, जो करता है उसको नाराज के लिए, उसको भी नहीं करना है, उसको भी नहीं करना, उसको भी नहीं करना। खुशी 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 हंसते हुए। मैंने क्या बोला, जब वो रिटर्न आया क्या, उसको चाय पिलाओ। अच्छा। उसका उससे ज्यादा सत्कार करो। भैया, मार्केट में पब्लिसिटी आपकी वो जो करेगा ना,
आप जितना खर्चा करके पब्लिसिटी नहीं कर सकते हो ना, उससे ज्यादा पब्लिसिटी आपकी करेगा आपके शोरूम की। भैया उस दुकान में जाओ जो उन्होंने कहा ना मेरे बाप की दुकान है, वो वर्ड्स वहां से निकलेगा। आप अपने बाप की वहां दुकान का सर आप जाओगे तो निकाल क्या लो करोगे? कि साल में आपने 1 करोड़ का माल बेचा है तो आपको रिटर्न कितने लाख का माल आया, कितने हजार का माल आया, वो एवरेज निकालो आप एक दुकान से मत निकालो। और फिर गलत आदमी तो सिलेक्ट हो जाता है, पहचान में आ जाता है। दूसरी बार बोलो भैया हमारे आपके, मैं अपना वर्ड फिर रिपीट करूंगा, आप अपने बाप की दुकान पे क्या करोगे? वो आपके बाप की दुकान है, उसके आपकी नहीं दुकान है, वो उसके बाप की दुकान है। क्या बात है। एक और सवाल है भैया, एक और सवाल खाली आखिरी ले लेते हैं। ये सज्जन साहब यहाँ पे हैं। मेरा सभी को नमस्कार है। हमें आपसे ये पूछना था कि स्टाफ को कैसे मैनेज करते हैं। आज की डेट में स्टाफ को हम अच्छी से अच्छी सैलरी दे रहे हैं, उनको बोनस भी दे रहे हैं, स्कीम भी दे रहे हैं, उसके बाद भी उनको काम नहीं पसंद है। उनको बैठा के आप मोबाइल चलाने दीजिए तो खुश हैं, और काम करने के लिए बोल दीजिए तुमको मिर्चा लग जाता है। तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? और बगल वाला दुकानदार 200 रुपये बढ़ा के देगा तो चला जाएगा उठ के मुंह उठा के, आपका 50,000 एडवांस हो तो भी उसको चलिए पीछे पीछे घूमिए। ये कैसे मैनेज करते हैं? देखिए भैया, इसमें कुछ बातें बोलना चाहूँगा। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो 8 हेल्पर और 8 सेल्समैन करके कुल 16 आदमी थे मेरे, और वो सब सन 1897 ईस्वी वाले थे। समझ सकते हैं ना, 1897 से ओल्ड मॉडल थे। पर ठीक है, नई जनरेशन को मैंने लाया, अच्छे बुरे लोग मिले, धीरे धीरे जो अच्छे रहे वो जुड़ते गए, जो बुरे रहे वो हटते गए। आज 3000 लोगों का करीब टीम स्ट्रेंथ है मेरे पास। मैं कुछ नहीं करता, मैं आज यहाँ बैठा हुआ हूँ, काम चल रहा है, बिलिंग चल रही है, सेल्स चल रहा है, टीम कर रही है काम, सब तो टीम ही करे। मैं क्या कर लूँगा? क्या मेरी ताकत है मैं इतना कपड़ा बेच पाऊँ? कोई नहीं बेच सकता। और 100 में 2 19 मिलेंगे, लेकिन 98 फिर भी बढ़िया मिलेंगे। नहीं, अपने आप हो जाएगा, आपको करना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप हो जाएगा। आप अपनी नीयत बढ़िया रखो, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए अपनी टीम के प्रति। टीम को ट्रेंड करो, टीम को मोटिवेट करो, उनको सिखाओ कि तुम अच्छा करोगे तो तुम्हें क्या फायदा है, और वर्किंग आवर लिमिट करो। मतलब आप किसी आदमी से 12-12 घंटे अगर कंटिन्यू काम कराओगे तो कोई नहीं कर पाएगा। वर्किंग आवर को कंट्रोल करो, शिफ्ट बनाओ, शिफ्ट A, B, C, उसको वीक ऑफ देना पड़ेगा। आप कंटिन्यू 10 दिन 15 दिन 12 घंटे काम कर सकते हो, 365 दिन नहीं कर सकते। उनकी मेंटालिटी तो नहीं चेंज कर सकते। 100 में से 4 लोगों की मेंटालिटी खराब होगी, बाकी सबकी नहीं खराब होती है। क्योंकि एक स्टाफ नहीं करता तो बाकी जो करने वाले होते हैं वो भी देखते हैं कि अरे वो पता लगा हम ही को खिंचवा करवा रहे हैं, हम ही को सेल्स नहीं करा रहा हूं। नहीं तो अप्रेजल देते हो ना साल में, उस समय ध्यान रखना, जिसने बढ़िया किया उसको बढ़िया देना, जिसने कमजोर किया उसे कमजोर देना, उसको बताना कि तुमने अच्छा किया इसलिए उनको अच्छा मिला, वो समझ जाएगा। और स्टाफ आग की तरह होते हैं, आदमी कैसे बनता है? बिना टीम के कोई काम नहीं होता। तो वो हिसाब से आप बनाइए टारगेट। टीम को ट्रेन करना पड़ेगा, नए लोगों को रख के उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा, काम हो जाएगा। सब जगह ऐसे ही होता है। इनके पास आराम में टीम ट्रेन करने का आज रखे हुए पूरा आराम ट्रेन करते हैं, 100 वर्कर 150 वर्कर। अच्छा, मैं लड़का ट्रेन किया, कल भाग गया, दूसरा के ट्रेन हो जाएगा। इतना क्या सोचना है? आपकी मेहनत आपका भाग्य लेके कोई नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। अच्छा, जितना दिन उन्होंने सर्विस दी उतना दिन काम तो किया ही ना, सैलरी लिया तो काम भी किया। आज उसको ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, अच्छी बात है, चला गया। आप शायद वो अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाते, अगर आपको रिटर्न करना तो वो अपॉर्चुनिटी दे दो, और नहीं तो दूसरी टीम डेवलप कर लो। 2 ही ऑप्शन है। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू।